हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विवेकानंद आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो है भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले की चर्चा करने वाले हैं, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। इससे पहले भी भारत में बैंकिंग घोटाले बड़े पैमाने पर हुए हैं, लेकिन उसमें उसकी संख्या कम थी। वर्तमान का जो बैंकिंग घोटाला है वो किसने किया है? तो वर्तमान का बैंकिंग घोटाला एक कंपनी है, उसका नाम है एपीजे शिपयार्ड। ठीक है, इसके द्वारा बैंकिंग घोटाला किया गया है। और आपके लिए कहाँ काम आ सकता है? तो आपके लिए काम जो है जीएस पेपर 4 में, एथिक्स में काम आ सकता है। इसके अलावा ये काम जो है जीएस पेपर 3 में, अगर एनपीए से कोई संबंधित सवाल आता है तो वहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आप इसे कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत में बैंकिंग घोटालों का जो है एक लंबा इतिहास रहा है, और इससे पहले भी बैंकिंग घोटाला जो है विजय माल्या के द्वारा किया गया था। विजय माल्या और नीरव मोदी दोनों के द्वारा किया गया था। जो माल्या का बैंकिंग घोटाला था वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का था। ठीक है, जो माल्या का बैंक घोटाला है लगभग 10,000 करोड़ रुपए का था, और जो नीरव मोदी का था वो लगभग 11,356 करोड़ रुपए का था। तो देखिए, ये जो 22,842 करोड़ रुपए का जो बैंकिंग घोटाला हुआ है, इसकी चर्चा जो है विभिन्न न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में दिया हुआ है। और घोटाले की खबर आते ही जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तो हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि ये जो घोटाले होते हैं इसके पीछे रीजन क्या होता है, और ये जो मान लो कोई संपत्ति अगर बैंक को नहीं मिल पाता दोबारा, तो ये जो है एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एनपीए का मतलब क्या होता है? ठीक है, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको हिंदी में कहते हैं गैर अनर्जक परिसंपत्ति। तो आगे इसका मतलब क्या होता है, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। ये जो एबीजे शिपयार्ड कंपनी है, इसकी शुरुआत जो है लगभग 1985 में हुई थी। उसके बाद इसने कंसोर्टियम से, यानी कंसोर्टियम का मतलब होता है संघ, तो भारत में विभिन्न बैंकों से बड़े पैमाने पर लोन लिए थे। और जब इन्होंने लोन लिया तो लोन के बाद इन्होंने इसको चुकता नहीं किया। जब नहीं चुकाया इन्होंने, तो इसका जो अकाउंट है वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया था 2013 में ही। ठीक है, और कोई भी अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट कब होता है? जब उसकी संपत्ति, ठीक है, जब उसका प्रिंसिपल या उसका इंटरेस्ट जो होता है लगातार 90 दिनों तक बैंक को नहीं चुकाया जाता है, तो वो संपत्ति जो है एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। और दरअसल कंपनी ने इस पर, बैंकों के द्वारा इस पर कार्रवाई क्यों किया गया? क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए इन्होंने बैंकों का लोन लिया था उस उद्देश्य को इन्होंने पूर्ति किया ही नहीं। ठीक है, इसका मेन रीजन था डाइवर्सन ऑफ फंड्स, यानी जिसके लिए इन्होंने लोन लिया वो उस फंड के लिए लोन का उपयोग नहीं किया। इसको एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी बैंक से 4,000 करोड़ रुपए का कोई लोन लिया है, मान लो मकान बनाने के लिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, लेकिन आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बदले इसका उपयोग वहां ना करके किसी दूसरी जगह फंड को डाइवर्ट कर दिया गया है, किसी दूसरे काम के लिए कर दिया गया है। ठीक है, तो बैंक जो है आप पर मुकदमा ठोक सकती है। चूंकि बैंकों का जो है ट्रस्ट खत्म हुआ है, तो जब भी मान लो बैंक का रुपया डूबता है तो ये दो चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, दो चीजें हैं यहाँ पर, या तो एक होता है बैंक फ्रॉड होता है, और यहाँ दो बातें उभर कर सामने आती है। एक तो ये है कि बैंक फ्रॉड के मामले आते हैं, दूसरा एनपीए का मामला आता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखो, सबसे अधिक एनपीए किसका है? तो सबसे अधिक एनपीए जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है वर्तमान में। जो पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इनके पास जो है सबसे अधिक एनपीए है। ठीक है, ये एनपीए होता क्या है? जब भी आप कोई बैंक से लोन लेते हैं, अगर लगातार 90 दिनों तक या तो आपने ब्याज नहीं चुकाया, और या अगर आपने मूलधन नहीं चुकाया। ठीक है, प्रिंसिपल, इसको हिंदी मूलधन कहते हैं, और दूसरा होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज। अगर आप लगातार 90 दिनों तक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं चुकाते हैं तो वो संपत्ति जो है वो एनपीए के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके भी अलग अलग टाइप, इसके 3 भागों में बांटा गया है। तो एनपीए को जो है 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो है क्या कारण है कि भारत में 2004 के बाद, ठीक है, 2004 से लेकर 2022 तक जो है एनपीए में बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो ये बार क्या कारण है इसका क्या कारण है कि एनपीए की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है? तो 2004 से 9 के बीच में जो है बड़े पैमाने भारत का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, भारत में जो शेयर मार्केट है उसमें तीव्र वृद्धि देखी गई थी। जब शेयर मार्केट वृद्धि बढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है। तो जो कंपनी का जो कैपिटल है यानी पूंजी जब बढ़ रहा है, तो उसी आधार पर बैंकों में बड़े पैमाने पर लोन दिया गया था। और जब बैंकों से बड़े पैमाने पर लोन दिया गया था तो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, आपको पता होगा 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद जो है बड़े बड़े
जो व्यापारिक कंपनियां थी वो डूब गई। जैसे अमेरिका की लेमन ब्रदर्स था, ठीक है, अमेरिका की जो एक लेमन ब्रदर्स कंपनी थी वो भी डूब गई थी। इसके अलावा भारत में जो बड़े पैमाने पर लोन दिए गए थे सड़क क्षेत्रों में, पावर क्षेत्रों में, स्टील के क्षेत्रों में, ठीक है, तो वो लोन भी डूब गया बैंकों का। और बड़े पैमाने पर बैंकों के फेल होने का एक और रीजन ये था कि भारत में जगह अलग अलग डिपार्टमेंट से जो है परमिशन लेना पड़ता है। जैसे कि मान लो अगर आपका कोई प्रोजेक्ट अगर वेस्टर्न घाट के क्षेत्रों में यानी पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में है, पश्चिमी घाट में है, यानी वेस्टर्न घाट में अगर आपका जो है कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपको एनवायरमेंटल जो मिनिस्ट्री है MOEF यानी पर्यावरण मंत्रालय जो है आपको इससे परमिशन लेना पड़ेगा। और परमिशन लेने में बहुत ज़्यादा समय लगता है अलग अलग ऑफिसों। तो प्रोजेक्ट में जितना अधिक देरी होगा उतना अधिक पैसा खर्च होगा, अधिक पैसा खर्च होगा तो इससे क्या आपका प्रॉफिट कम होगा। जब प्रॉफिट कम होगा, सीधी सीधी बात है, जब आपका प्रॉफिट कम होगा तो वो संपत्ति जो है उस संपत्ति से ना तो प्रिंसिपल मिलने वाला है और ना ही इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो वही संपत्ति जो NPA में कन्वर्ट हो जाता है। अब NPA के कितने प्रकार होते हैं, तो NPA को 3 भागों में बांटा जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, हो सकता है ये PT में पूछते। एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, दूसरा होता है डाउटफुल एसेट, तीसरा होता है लॉस एसेट, ठीक है। अगर कोई भी संपत्ति 12 महीने या उससे कम समय तक जो है उसका लगातार NPA रहता है तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट में रखा जाता है। 12 महीने अगर उसका कंप्लीट हो जाता है तो उसको डाउटफुल एसेट में कहा जाता है। और जब बैंक को ये लगता है कि बड़े पैमाने पर या एक लंबे समय तक जो है संपत्ति से हमको कुछ भी अर्जित नहीं होगा तो उसको जो है लॉस एसेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हम लोग आते हैं कि ये जो घोटाला है 22,842 करोड़ रुपए का, इस पे आते हैं, ठीक है। तो ये जो घोटाला हुआ है इसमें आप देखेंगे जो SBI कंसोर्टियम था, लगभग 28 बैंकों का संघ था, इससे इन्होंने लोन लिया था। उसमें सबसे अधिक घाटा किसको हुआ है, तो ये जो 22,842 करोड़ है इसमें सबसे अधिक जो लोन दिया गया था इसको वो ICICI बैंक को दिया गया था। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, एक प्राइवेट हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो ये है कि प्रत्येक साल भारत सरकार जब बजट जारी करती है तो लिक्विडिटी देती है, यानी कुछ ना कुछ उसको रुपये देती है ताकि बैंक का काम सुचारू रूप से चलता रहे। बट प्राइवेट सेक्टर में ये है कि इसको सरकारी फंड हासिल नहीं होता है, इन्हीं सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो ये जो घोटाला हुआ है इसमें सबसे अधिक रुपया गया है ICICI बैंक का, लगभग 7,089 करोड़ रुपये जो है ICICI बैंक का गया है। उसके अलावा जो है 3,639 करोड़ रुपये IDBI बैंक का इन्होंने लेकर ये भाग गया है। उसके बाद जो SBI का है लगभग 2,925 करोड़ रुपए जो है SBI का इन्होंने घोटाला किया है। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा था उससे इन्होंने 1,614 करोड़ रुपए लिया है। उसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक से इन्होंने 1,244 करोड़ रुपए का लोन लिया है। अर्थात इन्होंने क्या किया, एक बैंक से नहीं बल्कि अलग अलग बैंकों से जो है लोन लिया। इन्होंने एक रणनीति के तहत अलग अलग बैंकों से लोन लिया। जब कोई भी अलग अलग बैंकों से लोन लिया तो इसका जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। अब देख लीजिए इस घोटाले को जिम्मेदार किसने दिया है, तो इस घोटाले को जिम्मेदार जो है इसी कंपनी ने दिया है। इसका नाम है ABJ शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, ठीक है। इसका जो चेयरमैन है वो ऋषि अग्रवाल है। ऋषि अग्रवाल जो है वर्तमान में इसने सिंगापुर की नागरिकता हासिल कर ली है, ठीक है। यानी कि इसको पहले से पता था कि इसको घोटाला करना है, इसने पहले से ही जो है भारत की नागरिकता से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ये जो शिप बिल्डिंग कंपनी है ये मुंबई में स्थित है और ऋषि अग्रवाल के द्वारा जो है इसको चलाया जाता है। और इसका जो शिपयार्ड है वो कहाँ पे है, तो ये शिपयार्ड जो है एक तो दाहेज में है और एक सूरत में है, गुजरात में स्थित है। और इसकी जानकारी कब पता चली, तो देखो 2012 से 2017 के बीच में जो है जब फॉरेंसिक ऑडिट किया जा रहा था बैंकों का, उस समय जो है इसके घोटाले के बारे में जानकारी मिला था, ठीक है। तो CBI के द्वारा जो है लगभग 8 नवंबर 2019 को CBI के द्वारा 8 नवंबर 2019 को जो है केस फाइल किया गया था इसके खिलाफ, इस कंपनी के खिलाफ। उसके बाद जो आगे चलकर जो है 7 फरवरी को भी जो है इसके खिलाफ एक केस फाइल किया गया है। तो अब तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है इसने बैंकिंग इतिहास को झकझोर कर रख दिया है। अब हम ये देखते हैं कि वर्तमान में जो 2018 का काल था, ठीक है, जो 2018 का पीरियड था, ये 2019 का पीरियड था और ये 2020 का पीरियड था, ठीक है। ये जो है आपको 2020 का पीरियड था।
आप इस लिस्ट को देखिए कि सबसे अधिक घोटाले कहाँ पे हुए हैं, नंबर ऑफ फ्रॉड्स। सबसे अधिक घोटाले जो है ये पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हुए हैं, नंबर ऑफ फ्रॉड्स, यानी कि 2018 में जो बैंकिंग घोटाले हुए थे उसकी संख्या जो है 3568 थी, ठीक है। अब 2019 का देखिए, 2019 में जो घोटाले हुए हैं वो लगभग 4413 घोटाले हुए हैं। और जो 2020 का जो बैंकिंग घोटाला है ये इसमें फ्रॉड की संख्या 745 है। अब कारण क्या है, इसे घटने का रीजन क्या है, यानी कि 18 में बैंकिंग घोटाले 3568 हुए हैं, 19 में जो है बैंकिंग घोटाले 4413 हुए हैं, ठीक है। लेकिन 20 में कम क्यों हो गया, तो जो आरबीआई ने जो इसका रीजन ये बताया है कि बैंक जो है बड़े पैमाने पर इस समय बंद थे, ठीक है। बैंक कोविड-19 का जो है लॉकडाउन लगा हुआ था तो बैंक बंद थे, इसी कारण जो है इसमें नंबर ऑफ फ्रॉड्स की में कमी आई है। तो एग्जाम में अगर सवाल आपसे ये पूछ दे, स्पेशली प्रीलिम्स ये पूछा जाए कि जो एनपीए का अमाउंट है, एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट का अमाउंट है, वो पीएसबी, ठीक है, और या प्राइवेट बैंक दोनों में सबसे अधिक कहाँ पर है, तो जो एनपीए का अमाउंट है वो सबसे अधिक आपको पीएसबी में देखने को मिलता है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि अधिकांश एनपीए जो है एक वो 1 लाइनर में सवाल आ सकता है, मान लो 1 2, ठीक है, तो 1 लाइनर में सवाल आ सकता है कि अधिकांश एनपीए जो है सार्वजनिक बैंकों में देखा जा सकता है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखा जा सकता है, सही है या गलत है, तो ये बिल्कुल सही है। जो एनपीए की राशि अमाउंट है लगभग ऑलमोस्ट 90% यानी अधिकतम संख्या जो वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखा जा रहा है, और उससे सेकेंड नंबर पर जो है वो प्राइवेट बैंक आता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और आगे का जो भी जानकारी है हम अगले वीडियो में देते रहेंगे।